अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ आकिब शहज़ाद। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का एंट्रेंस पेपर 2023 का डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो एंट्रेंस पेपर है आपके, इसमें 60 क्वेश्चंस टोटल होते हैं और जो टाइम अलॉटेड है दैट इज़ 70 मिनट्स। इसकी कुछ बुकलेट सीरीज़ होती है, यानी आपको सीरीज़ डिफरेंट सीरीज़ का पेपर होगा। यानी जब आप किसी से कॉपी करना चाहते हो तो आप ए वाले सीरीज़ या बी वाले सीरीज़ हो सकते हो। आपके जो पास में कोई कैंडिडेट होगा दैट विल बी हैविंग अ सीरीज़ विच विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट। दैट मीन्स अगर आप उसका क्वेश्चन नंबर 11 कॉपी कर रहे हो तो वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें शफल होते हैं क्वेश्चंस। अब क्विकली आते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स में। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कैंडिडेट्स को समझने के लिए और सुनने के लिए बहुत अहम है और इम्पॉर्टेंट है। जब आप पहली बार एंट्रेंस पेपर फेस कर रहे हो तो ये कुछ बातें हैं जो आप क्विकली 1 या 2 मिनट में समझ रहे हो। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ है इस पे आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर मेंशन करना होता है। और आपके पास एक ओएमआर शीट आता है और जिसके साथ में एक ओरिजिनल कॉपी होती है और एक कैंडिडेट्स कॉपी है, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए होते हैं। आपकी जितनी भी एंट्रीज़ होंगी और जितनी भी डिटेल्स है वो आपको ओएमआर शीट पे लिखने हैं और कैंडिडेट कॉपी के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। उसके बाद जो आपका ओएमआर शीट होता है, आपके क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस है ए बी या सी डी, तो आपको ओएमआर शीट पे ही उनको प्रॉपरली डाकन करना है। और इनकम्प्लीट सर्कल्स अगर आपने किए या एक से ज़्यादा एंट्रीज आपने एक ही क्वेश्चन के किए तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जितने भी आप एंट्रीज करोगे, यानी किसी क्वेश्चन का कोई भी पार्ट आपको डार्क करना है तो उसको प्रॉपरली और क्लोज करना है। और आपका जो पेन होना चाहिए दैट शुड बी ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन, ठीक है, जेल पेन नहीं। तो आपको उसको प्रॉपरली डार्कन करना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का पेपर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का है, आपको उसको नेगेटिव मार्किंग होती है। दैट मीन्स हर एक रॉन्ग आंसर पे आपके 0.25 मार्क्स कट होते हैं। दैट मीन्स अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत कर रहे हो दैट मीन्स 1 मार्क्स आपका ड्रॉप होता है। और जिन कैंडिडेट्स का पॉजिटिव स्कोर होगा वही एलिजिबल हो जाएंगे एडमिशन के लिए। और आप ओएमआर शीट के साथ कोई भी स्ट्रे मार्क्स उस पर नहीं करोगे, कोई रफ वर्क उस पर नहीं करोगे। और कैलकुलेटर मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं होंगे। और जितना भी आपको रफ वर्क करना है और ब्लैंक शीट प्रोवाइड किया जाएगा, यानी क्वेश्चन पेपर के ही साइड में या पीछे इसके कोई स्पेस होगी, वहाँ पे आपको अपना रफ वर्क करना है। आपको प्रॉपरली हैंडल करना है, इसको म्यूटिलेट कट वगैरह नहीं करना है ओएमआर शीट को। और इसको प्रॉपरली साइन करके इन्वेजिलेटर के हाथ में ही आपको इसको प्रोवाइड करना है। और लास्ट में ओएमआर शीट के पीछे जो आपकी कैंडिडेट्स कॉपी है उसको अपने साथ ले जाओगे फॉर द फ्यूचर एज प्रेफरेंस। So that's it. So let's come to the questions. Okay. Now the question one we have the SF4, that means sulfur tetrafluoride molecule has a type of which type of geometry, यानी इसका geometry यानी 11th वाला, जैसे मैंने कल भी बोला था इसको कैसे पढ़ना है पिछले लेक्चर में, यानी सिलेबस में जब डिस्कस किया था। अगर आप 11th-12th की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा। जो SF4 होता है, मोस्टली कहूँगी टेट्राहेड्रल नहीं, जो SF4 का जो सल्फ़र होता है इसके रिलेटेड जो भी बॉन्डिंग करता है तो इसका सी सॉ स्ट्रक्चर होता है, तो इसका पार्ट सी सही आंसर जाएगा। उसके बाद द क्वेश्चन 2 वी हैव इज़ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2, यानी जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल यानी नाइट्रोजन गैस है इसका बॉन्ड ऑर्डर, यानी कितने बॉन्डेड जो है कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें। जब नाइट्रोजन आपस में दूसरा नाइट्रोजन एटम्स आपस में मिलते हैं तो ये 3 बॉन्ड बनाते हैं। ओके, तो ये 3 बॉन्ड बनाते हैं। नाउ द क्वेश्चन 3 वी हैव इज दिस इज द कैलकुलेटेड पार्ट, यानी यहाँ पे व्हाट is the pH of 1.0 into 10 raised power minus 8 molar solution of HCl। जब HCl की ये वाली मोलैरिटी वाली सोल्यूशन आपके पास है, अगर आपको फॉर्मूला पता है pH का, pH इज इक्वल माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, तो आप वो फॉर्मूला यूज़ करके अपना जो इसकी मोलैरिटी दी हुई है वो यूज़ करोगे तो 6.98 आपका आंसर आएगा HCl का। फॉर ए स्पॉन्टेनियस चेंज टोटल एंट्रोपी, जो क्वेश्चन नंबर 4 है,
टोटल एंट्रोपी इज़, यानी जब स्पॉन्टेनियस कोई चेंज होती है, यानी जो खुद से ही कोई चेंज होती है, जो प्रॉपरली खुद से ही हो रही है, जैसे डाउनफॉल हो रहा है, यानी पहाड़ से कोई चीज़ गिर रही है या हवा से कोई चीज़ नीचे आ रही है, तो दिस प्रोसेस कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी जो खुद से हो रहा है, आराम से, आसानी से, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी आपको देनी नहीं पड़ रही है, सो दैट वी कॉल द स्पॉन्टेनियस चेंज। तो टोटल एंट्रोपी स्पॉन्टेनियस चेंज में क्या होती है, दैट विल बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव होती है। अच्छा, एक और बात, जो मैं यहाँ पे आंसर्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, दैट विल बी कम्प्लीटली और एंटायरली फ्रॉम द ऑफिशियल की ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। वो मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, वो आपको की में मिलेगा। और जो इस पेपर की और इसकी जो की लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। सिंपल और बहुत आसान है। इनफैक्ट मेरा कज़न अभी छोटा है, उसको भी मैंने ये एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करी है, इसके ऑप्शंस। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बोला था 11-12 का स्टैंडर्ड, तो उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से बात चल रही है। जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। मायोसिन मसल्स के अंदर होता है, स्टैटिक एक ही जगह बैठेगा। हीमोग्लोबिन हमारे आरबीसीज के अंदर वो कुछ ट्रांसपोर्ट करता है। व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का। तो हीमोग्लोबिन पार्ट बी है, इसका आंसर होगा। कोलाजन जो है वो जो है मसल्स में, हमें टिश्यूज़ में होता है, तो थोड़ा स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, या हमारे हड्डियों में होता है जो इंटर सेलुलर स्पेस में होता है, तो उसका कुछ डिफरेंट फंक्शन है। तो एक्चुअल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का पूछ रहे तो हीमोग्लोबिन आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, विच अमंग द फॉलोइंग शोज इन्वर्शन ऑफ कन्फिग्रेशन व्हेन सब्जेक्ट टू हाइड्रोलिसिस। यानी कन्फिग्रेशन इन्वर्स हो जाए। ऑप्टिकल आइसोमर जब आपने पढ़ा होगा, या मेरे कार्बोहाइड्रेट वाली सीरीज़ आपने देखी होगी, तब वहाँ पे आपको स्क्रोस का कॉन्सेप्ट, जब स्क्रोस ब्रेक डाउन हो जाता है तो वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ब्रेक डाउन, उसकी जो है इन्वर्शन हो जाती है, वी कॉल दैट इन्वर्शन ऑफ शुगर, तो सुक्रोज का होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से एक, ओके, of fatty acids is synthesized by the cell in the body from linoleic acid। linoleic acid से कौन सा फैटी एसिड सेल बाय द सेल इन द बॉडी, सेल्स इन द बॉडी, यानी हमारी बॉडी के अंदर सेल्स इस लिनोलिक एसिड को यूज़ करके कौन सा फैटी एसिड बनाते हैं। लिनोलेनिक एसिड, लिस्टरिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, नन ऑफ दीज। सो एराकिडोनिक एसिड विल बी द राइट आंसर। सो पार्ट सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन 8, विच अमाइनो एसिड इज द प्रिकर्सर ऑफ क्रिएटिनिन, हीम, बाइल एसिड्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर प्रिकर्सर यानी सबस्ट्रेट या बेसिक रॉ मटेरियल अगर हम कहेंगे, क्रिएटिनिन बनाने के लिए, हीम बनाने के लिए, बाइल एसिड्स बनाने यानी बाइल सॉल्ट्स बनाने के लिए, हमारी बॉडी के लिए कौन सा अमाइनो एसिड प्रिकर्सर होता है। ट्रिप्टोफैन, ग्लाइसिन, सिस्टीन, एलानिन। दिस इज ग्लाइसिन। ओके, ग्लाइसिन याद रखना। इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस प्लीज़ लिख के रखो, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होंगे ना। अगर कोई कॉन्सेप्चुअल होता है वहाँ पे थोड़ा सोच के बोलना होता है। अब जब इन्फॉर्मेशन वाला पॉइंट होता है वो आपको ज़रूरी लिख के रखना होता है। अच्छा, क्वेश्चन 9 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम क्लास कैटलाइजेज द लिंकिंग ऑफ टू कंपाउंड्स, यानी दो कंपाउंड्स को आपस में लिंक करने के लिए कौन सा एंजाइम क्लास काम करता है। सिंपल सा है, ट्रांसफरेज ट्रांसफर करता है, हाइड्रोलेसिस जो है वाटर का यूज़ करके ब्रेक डाउन कराता है, लाइगेजेस ज्वाइनिंग कराते हैं, लाइजेस ब्रेक डाउन कराते हैं, बट नॉट यूजिंग द वाटर। सो द आंसर इज सी पार्ट, लाइगेजेस। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो इफेक्ट। यहाँ पे बात ये याद रखा करें, क्वेश्चन में जब नॉट, नो वगैरह ये मेंशन हो तो इनको प्रॉपरली स्ट्रेस दिया करो, ये सुना करो या समझा करो अच्छे से, पूछ क्या रहे हैं, हमें क्या ढूंढ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो इफेक्ट ऑन सिंपल एंजाइम एक्टिविटी, यानी एंजाइम एक्टिविटी पे इसका कोई असर नहीं पड़ता। इनमें से कौन सा है। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, जब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन होता है, माइकलिस मेंटन जो है हमारी इक्वेशन वही तो बोलती है ना, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो एंजाइम एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है ना। पीएच चेंज करोगे तो एंजाइम एक्टिविटी को प्रॉब्लम हो जाएगी, एंजाइम या तो बिल्कुल डिटोरेट हो जाएगा या कुछ इसकी फंक्शनैलिटी चेंज हो जाएगी। टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है, डिनेचर हो जाएगा एंजाइम क्योंकि वो प्रोटीनेशियस होता है मोस्टली। अब लास्ट में प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम, कोएंजाइम की प्रेजेंस में ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा मोस्ट एंजाइम्स को। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसका डी पार्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एंजाइमेटिकली कैटलाइज्ड रिएक्शन। जो एंजाइमेटिकली कैटलाइज्ड रिएक्शन यानी वो रिएक्शन जो एंजाइम कराता है, ट्रू क्या है यार, यहाँ पे ट्रू को स्ट्रेस दिया करो। इनमें से सच्ची बात क्या है।
अच्छा, additional substrate molecule are energized to overcome the activation energy of the reaction, यानी एडिशनल आप ज़्यादा सबस्ट्रेट डाल रहे हो तो एक्टिवेशन एनर्जी को ओवरकम हो जाता है। ये कुछ कंफ्यूजिंग चीज़ है। बी पार्ट पे जाते हैं, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज लोवर्ड सो दैट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सबस्ट्रेट क्वालिफाइज टू ओवरकम इट। That's the best answer, best explanation we can have. एंजाइमेटिकली कैटेगराइज्ड रिएक्शन वो होते हैं जहाँ पे क्या होता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है रिएक्शन का, जिससे क्या होता है मोर सबस्ट्रेट जो है वो आगे आके सबस्ट्रेट्स में प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं आसानी से। ओके, क्वेश्चन 12 we have non-competitive inhibition. I have a table, I can give you that, जिसमें कॉम्पिटेटिव, नॉन कॉम्पिटेटिव, इनकॉम्पिटेटिव वो सारे एंजाइम्स के रिएक्शंस है, वहाँ पे कौन किसका डिक्रीज होता है, वी मैक्स कहाँ पे इंक्रीज होता है, क्या होता है, तो वो आपको मैं अलग से कहीं कभी प्रोवाइड करूँगा जब एंजाइम्स के टॉपिक्स पे आऊँगा मैं। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन डिक्रीजेज वी मैक्स, बाइंड्स टू माइकेलिस complex ES enzyme substrate complex, both A and B can actually increase reaction velocity in rare cases. इसका both A and B यानी डिक्रीज करता है Vmax को भी और माइकेलिस कम्प्लेक्स जो है उसको उसके साथ बाइंड करता है, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स के साथ भी बाइंड करता है, यानी डिक्रीज करता है Vmax को यानी मैक्सिमम वेलोसिटी को और ES। ओके, वॉन गिरकीज डिजीज ऑकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच एंजाइम, किस एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से, यार डिफिशियंसी पे स्ट्रेस आएगा। वॉन गिरकीज डिजीज होती है कौन से एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से, ये सवाल है। ठीक है, अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस, फॉस्फोराइलेस, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस, इसका है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस। पार्ट ए आंसर है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है ये जो है सीधे आप लिख सकते हो कौन सी एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से वॉन गिरकीज डिजीज होती है। ओके, क्वेश्चन 14 वी हैव ट्रांस एमाइनेशन ऑफ एस्पार्टेट फॉर्म्स। एस्पार्टेट की जब ट्रांस एमाइनेशन होती है यानी एमाइनो ग्रुप कुछ ट्रांसफर हो रहा है तो क्या बनाता है, पाइरूवेट बनाता है, ऑक्सैलो एसीटेट बनाता है, एसिटाइल कोएंजाइम बनाता है, या एलानीन बनाता है, वो ऑक्सैलो एसीटेट बनाता है। पार्ट बी इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन 15 वी हैव विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज मेनली अफेक्टेड इन फिनाइलक्यूटिन्यूरिया। ठीक है, डिजीज़ है 12th के क्लास में, वो 12 के बच्चों को अच्छे से पता होगा कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है इसमें से। इसमें ब्रेन इफेक्ट होता है, कीटोन ज़्यादा हो जाते हैं, कीटोन बॉडीज उसमें जो है प्रॉब्लम हो जाती है ब्रेन न्यूरल सेल्स में। अच्छा, क्वेश्चन 16 में आते हैं, ये भी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, सीधे लिख के रखो। अच्छा, क्वेश्चन 16 वी हैव द BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ एन एवरेज मैन, ठीक है, इज अराउंड किलो जूल्स में, किलो कैलोरीज में नहीं है, किलो जूल्स में यहाँ पे, तो 7100 किलो जूल्स इसका राइट आंसर है। अच्छा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, यानी अगर मैं कहूँगा 10th के बच्चों को भी आ जाएगा। क्वेश्चन 17 वी हैव विच राइबोसोम इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल सिंपली मीन्स द बैक्टीरियल एंड मोनोरेंट्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन सा राइबोसोम होता है? हमारे पास दो किस्म के राइबोसोम्स होते हैं, 80S वाला या 70S वाला। यहाँ पे पार्ट या आपको 80S है, 80S तो नहीं होगा, 70S है, या तो ये तो होगा 50S 40S। ये कौन सी कॉम्बिनेशन है, 50S या 30S होगा या 60S 40S होगा? ये दोनों गलत है और पहला वाला भी गलत, इसका मतलब बी पार्ट 70S राइट आंसर है। ओके, अच्छा, क्वेश्चन 18 वी हैव पेरोक्सिसोम्स हैज़ अ प्रोमिनेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ। प्रोमिनेंट रोल किसका? पेरोक्सिसोम का। किसके मेटाबॉलिज्म में? साइट्रिक एसिड साइकिल, जिसको क्रेब्स साइकिल हम कहते हैं, C3 पाथवे, ग्लाइकोलेट पाथवे, ग्लाइकोलिसिस। सो ग्लाइकोलेट पाथवे प्लांट्स में होता है, तो इंपॉर्टेंट बात है, पेरोक्सिसोम्स वहाँ पे मेटाबॉलिक रोल करते हैं। ओके, क्वेश्चन 19 वी हैव माइटोकॉन्ड्रियल DNA इज डिफरेंट फ्रॉम न्यूक्लियर DNA। जो DNA माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है वो डिफरेंट होता है न्यूक्लियर DNA से, बहुत सारी चीज़ों के लेके वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ को लेके वो डिफरेंट है? बिकॉज ऑफ बीइंग लीनियर। माइटोकॉन्ड्रियल DNA तो लीनियर नहीं होता है, वो तो सर्कुलर होता है, ये गलत हो गया। हैविंग A एंड T, A डबल बॉन्ड T एंड C डबल सिंगल बॉन्ड G, ये तो गलत है। C डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है G के साथ। लैकिंग हिस्टोन बॉडीज, डेफिनेटली यस। माइटोकॉन्ड्रियल DNA जो है उसका हिस्टोन बॉडीज़ के साथ कोई लेना देना नहीं है। न्यूक्लियर DNA को पैकेजिंग के लिए हिस्टोन मटेरियल, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो है इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रियल DNA को ज़रूरत नहीं होता है, तो वहाँ पे लैकिंग हिस्टोन बॉडीज। ओके, क्वेश्चन 20 वी हैव इन सेल मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स इन
ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स आर ओरिएंटेड, यानी जो सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं यानी जो आपको ऑलिगोसैकेराइड चेन्स अटैच होते हैं ग्लाइको, वो प्रोटीन्स के साथ होंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे, लिपिड्स के साथ होंगे तो ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। अच्छा, बोला जा रहा है वो ओरिएंट होते हैं, किस साइड में होते हैं? आउटसाइड, टुवर्ड्स इनसाइड, टुवर्ड्स आउटसाइड एंड इनसाइड, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। बोलो जी, हमेशा याद रखिए कार्बोहाइड्रेट कभी भी सेल, जो साइटोसॉल है, साइटोप्लाज्म है, वहाँ की तरफ से कभी भी नहीं होंगे, वो हमेशा आउटसाइड यानी टुवर्ड्स आउटसाइड होता है। ये भी इंफॉर्मेटिव पॉइंट था, ये भी लिख के रखिए। क्वेश्चन 21 पे आते हैं। व्हाट इज द बेसिस फॉर द डिफरेंस इन हाउ द लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल आर सिंथेसाइज, यानी बेसिस ऑफ डिफरेंस कौन सी बुनियाद है, किन बुनियादों पे लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल का सिंथेसिस जब हो रहा होता है, कौन सी बुनियादों पे वो अलग अलग होते हैं, इसको हम लीडिंग कहते हैं, उसको लैगिंग कहते हैं। अच्छा जी, पहला इसका जो है ऑप्शन पढ़ते हैं, द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऑकर्स ओनली एट 5 प्राइम एंड। चलो दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, हेलिकेजेस जो आपको वो स्प्लिट करते हैं, दो जो है स्ट्रैंड्स को अलग अलग करने वाला एंजाइम होता है, एंड सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, वर्क एट 5 प्राइम एंड। कुछ कंफ्यूजिंग सा है, डीएनए पॉलीमरेज can join new nucleotides only to the 3 prime end of the growing strand. This is the right answer, क्योंकि हमेशा जो डीएनए पॉलीमरेज है वो तभी काम करेगा जब उसको एक प्राइमर होगा, वो प्राइमर उसको 3 प्राइम एंड प्रोवाइड करेगा और वहाँ पे ही वो न्यूक्लियोटाइड्स को धीरे धीरे ऐड करते जाता है फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, यानी 3 प्राइम होना चाहिए तभी वो दूसरा या तीसरा या 10वां या 15वां जो है न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है। ओके, क्वेश्चन 22 पे आता है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इक्वलाइज सेल थी, इनको हमने ग्रो किया था N15 मीडियम पे, यानी जो नाइट्रोजन का आइसोटोप है N15, उस मीडियम पे हमको ग्रो किया था। अच्छा, इनको मैंने इनकी जो है पूरी नस्ल N15 पे ग्रो कर रही थी, यानी जितने भी इनका डीएनए होगा वो सारा लेबल हो जाएगा N15 से। ठीक है, बात समझ आई। अच्छा, उनको ट्रांसफ़र किया किस पे? N14 में। N14 मीडियम पे अब जो है नाइट्रोजन आइसोटोप 14 वाला है उस पर ट्रांसफ़र किया ना, एंड अलाउड टू ग्रो फॉर 2 more जनरेशन, यानी 2 जनरेशन को कंटिन्यूसली, एक जनरेशन एक सेल थी उसने एक जनरेशन को जो है पैदा किया, फिर उन सेल्स ने एक और जनरेशन को प्रोवाइड किया, यानी टोटल में 2 जनरेशन है। डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी सेल्स सेंट्रीफ्यूज्ड, फिर इनको सेंट्रीफ्यूज किया गया, इन सेल्स को, इन डीएनए को जो एक्सट्रैक्ट इन सेल से किया गया। फिर हमने देखा व्हाट डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए वुड यू एक्सपेक्ट इन दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को लेके आप कौन सा डेंसिटी जो है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन आप समझ रहे हो कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा। इसको समझने के लिए एक डायग्राम मैंने पहले से बना के रखी है, सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। ओके, लेट मी जूम इट इन। ओके, अच्छा जी, हमारे पास था N15, यानी जितना भी डीएनए है, ये डीएनए हमारे पास जितना भी डीएनए है वो सारा का सारा लेबल्ड था N15 से, यानी एक पैरेंट जनरेशन N15, यानी हैवी आइसोटोप N15 वाला पहली जनरेशन हमने डाल दिया N14 पे। N14 जो है एक मीडियम हमने प्रोवाइड किया, जितने भी अब बैक्टीरिया ग्रो करेंगे वो N14 पे पल रहे हैं, इसका मतलब हो गया अब इनमें डीएनए जो आएगा जो ही वो रेप्लिकेशन करेगा, नया बच्चा बनाएगा। इसका मतलब हो गया जो पुराना जनरेशन है, पुराना डीएनए है, उसकी एक स्ट्रैंड, क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, पुराना एक स्टैंड आएगा, नई स्टैंड जो बनेगी, नई स्टैंड जो बन रही है वो मीडियम से N14 यूज़ करेगी। दैट मीन्स वन स्टैंड विल बी N14, सेकेंड विल बी द N15, दैट मीन्स दिस विल बी हाइब्रिड। तो जितने भी इसका जो N15 एक साइड से चला जाएगा, दूसरा N15 अलग से चला जाएगा। इसने नई स्टैंड रेड वाली यानी 14 वाली बनाई, इसने भी नई स्टैंड 14 वाली बनाई। ओके, फर्स्ट जनरेशन इज कंप्लीट, यानी वी गेट द हाइब्रिड N15 N14। अच्छा, जनरेशन 2 पे आते हैं। जब जनरेशन 2 हुई तो इसका जो है एक तो है N15, ठीक है, एक N15 ब्लैक वाला आया, और N14 मीडियम से एक और स्ट्रैंड जो है बन गई, तो N14 इसके साथ मिल गया, तो N15 N14, इसको हम हाइब्रिड कहते हैं। और जो इसकी दूसरी स्ट्रैंड है वो रेड थी, यानी वो N14 थी। N14 अब एक और N14 का जो है निर्माण करेगी, एक और स्ट्रैंड बनाएगी, दैट विल बी ऑल्सो N14। तो N14 सो दिस विल बी अ कंप्लीट प्योर फॉर्म ऑफ N14। एक और
सेम विल हैपन विद दिस टाइप ऑफ स्ट्रैंड। तो यहाँ पे भी वैसा ही हो जाएगा। अब बात समझने वाली ये है कि हमारे पास एक तो हाइब्रिड मिला, दूसरा प्योर मिला, तीसरा हाइब्रिड मिला, एक और प्योर मिला। अच्छा, जो N15 है वो भारी होता है, N14 जो है वो थोड़ा हल्का होता है, जो ये है ये हाइब्रिड बन जाता है। तो इसकी जो डेंसिटी, इसका जो वेट है वो थोड़ा इंटरमीडिएट हो जाएगा। और जो N14 टोटल या प्योर फॉर्म ऑफ N14 है वो थोड़ा हल्का हो जाएगा। अच्छा, फिर हम क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है कि जब हम इनको डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, ये है हमारे पास ट्यूब, इनको हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, जो हल्का होता है वो हमेशा ऊपर रहेगा, जो प्योर लो डेंसिटी होगा, जो N14 वाले होंगे वो ऊपर जमा हो जाएंगे, और जो लो डेंसिटी होंगे यानी जो हाइब्रिड वाले होंगे वो बीच में जमा हो जाएंगे। अगर कोई N14, अगर हम ये वाला जो ऊपर पेरेंट था अगर ये देखेंगे और इसको डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, वो सिंपल नीचे आ जाएगा क्योंकि वो सबसे हैवी है, वो नीचे आ जाएगा। सो दिस विल बी द प्योर एक्सप्लेनेशन। तो हमारे पास क्या आएगा, एक तो हम इंटरमीडिएट डेंसिटी जिसको हम हाइब्रिड कह रहे हैं, इंटरमीडिएट डेंसिटी, और हमारे पास लो डेंसिटी। अब क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट विल वी गेट, वन हाई डेंसिटी, नो हाई डेंसिटी नहीं मिलेगा, इंटरमीडिएट डेंसिटी यस, तो इसमें इंटरमीडिएट डेंसिटी की जितना दिया है, हाई डेंसिटी एंड वन इंटरमीडिएट नहीं, वन लो डेंसिटी एंड वन इंटरमीडिएट। सो पार्ट डी विल बी द राइट। प्लीज इस क्वेश्चन को आप अच्छे से आराम से फिर से एक्सप्लेनेशन प्लीज देख लेना। ओके, क्वेश्चन 23 पे आते हैं, द फंक्शन ऑफ एनहांसर्स। ये भी कुछ जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन में मदद करते हैं। अच्छा, इनका जो है फंक्शनिंग क्या है, इन इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन नहीं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म में काम नहीं करते, स्टिमुलेशन ऑफ ट्रांसलेशन नहीं, पोस्ट ट्रांसलेशन कंट्रोल नहीं, तो ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ओके, इसका पार्ट ए आंसर है। ये भी इंफॉर्मेशन था, इंफॉर्मेटिव था, इसको आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन 24 पे, इन यूकैरियोटिक सेल्स ट्रांसक्रिप्शन कैन नॉट बिगिन। यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन तब तक नहीं होगा जब तक ना टू स्ट्रैंड्स हैव कंप्लीटली सेपरेटेड एंड एक्सपोज्ड टू द प्रमोटर, यानी दो स्ट्रैंड बिल्कुल सारी की सारी जो है खुलनी चाहिए और अलग अलग हो जानी चाहिए और प्रमोटर दिखना चाहिए। अच्छा, सिमिलर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैव बाउंड टू प्रमोटर। ओके, 5 प्राइम कैप आर रिमूव नहीं, DNA इंट्रॉन्स आर रिमूव, इंट्रॉन्स एक्सट्रॉन वो तो बाद की बातें हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स जब आएंगे प्रमोटर के साथ बाइंड करेंगे तभी हमारा जो है DNA जो है या RNA पॉलीमरेज जो है वो आता है, वो काम करेगा। तो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स, इनिशिएशन फैक्टर्स वो आने चाहिए और प्रमोटर के साथ बाइंड करने चाहिए। अब हमारे 25 पे आते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स, यानी वो जो लाइट का इस्तेमाल करते और खाना बनाते हैं। ओके, न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट, वो क्या यूज़ करते हैं, लाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज अ सोर्स ऑफ कार्बन। ओके, दिस इज द राइट आंसर। तो हमारा पार्ट ये है, लाइट एज अ एनर्जी सोर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज अ कार्बन सोर्स। तो इसका डायरेक्ट यही आंसर है 25। 26 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है। आर्किया एंड बैक्टीरिया हैव डिफरेंट मेम्ब्रेन लिपिड्स, इन दोनों का जो है डिफरेंट मेम्ब्रेन लिपिड्स होते हैं। चलो आगे देखते हैं एक और ऑप्शन, बोथ आर्किया एंड बैक्टीरिया जनरली लैक मेम्ब्रेन्स एनक्लोज जो है ऑर्गेनल्स, बैक्टीरिया में नहीं होते, आर्किया की देखते हैं। द सेल वॉल ऑफ आर्किया हैव पेप्टिडोग्लाइकन, ओनली बैक्टीरिया हैव हिस्टोन्स एसोसिएटेड विद DNA, बैक्टीरिया में तो हिस्टोन नहीं होता है। तो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। दैट मीन्स बाकी जो ये है, ये जो बात है, ये आप लिखना, ये ज़रूरी लिखना, दिस इज इंफॉर्मेशन, ये आप लिख लेना। दैट मीन्स दीज 3 लाइन्स आर ट्रू। ओके, तो ये वाला ट्रू नहीं है क्योंकि बैक्टीरिया में हिस्टोन नहीं होता। अच्छा जी, क्वेश्चन 27 है, बायोलॉजिस्ट्स suspect that endosymbiosis gave rise to mitochondria before plastids, partly because जो बायोलॉजिस्ट है वो ये सस्पेक्ट करते हैं एंडोसिम्बायोसिस की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया पहले आया था, उसके बाद में प्लास्टिड्स आया। व्हाई? द रीजन इज द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कुड नॉट बी मेटाबोलाइज्ड विदाउट द माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम। नहीं जी, ये तो नहीं है एक्सप्लेनेशन। ऑल यूकैरियोट्स हैव माइटोकॉन्ड्रिया और देयर रिमेनेंट्स, whereas many eukaryotes do not have plastids. This is really true क्योंकि प्लांट्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है और एनिमल्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया सारे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है और जो प्लास्टिड है वो सिर्फ
उनमें होता है जो है फोटोसिंथेसिस करेंगे. सो दिस इज द राइट आंसर. तो क्वेश्चन 28 वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स मेटाबॉलिक कॉपरेशन अमंग प्रोकैरियोटिक सेल्स. इनमें मेटाबॉलिक कॉपरेशन प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन सी चीज़ में, कौन सी मेटाबॉलिक जो है प्रोसेस में इनमें कॉपरेशन होती है? बाइनरी फिशन में, एंडोस्पोर फॉर्मेशन में, एंडोटॉक्सिन रिलीज में, बायोफिल्म्स में. तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन था. बायोफिल्म्स में जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है इनमें मेटाबॉलिक कॉपरेशन होता है. क्वेश्चन नंबर 29, फॉल कॉलरा इन चिकन्स इज कॉज्ड बाय. फॉल कॉलरा चिकन्स में जो है किस वजह से होता है? ये बैसिलस एंथ्रैक्स, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, इकोलाई, पास्चुरेला मल्टोसिरा. तो पास्चुरेला मल्टोसिरा. तो ये इसका पार्ट डी है आंसर. ओके, हमारे पास अब एक और पार्ट होने जा रहा है इसके बाद. तो लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्विकली. द मोस्ट इंपॉर्टेंट अट्रैक्टेंट रिलीज्ड बाय इन्वेडिंग बैक्टीरिया एंड नॉट प्रोड्यूस्ड बाय मैमालियन सेल्स. मैमालियन सेल्स ये तो नहीं बनाते, बट ये जो इन्वेडिंग बैक्टीरिया है वो रिलीज करता है. और ये इंपॉर्टेंट एक जो है कीमोटैक्टिक फैक्टर, जिसको हम अट्रैक्टेंट कहते हैं, यानी इम्यून सेल्स को बुलाता है, इम्यून सेल्स को दावत देता है, मैं आ गया. ठीक है, अब इनमें से कौन सा होता है? वो ह्यूमन नहीं बनाता बट बैक्टीरिया बनाता है. अच्छा, इंटरल्यूकिन 8 बनाता है, ह्यूमन बनाते हैं. फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन, ये जो है ये है फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन. ये बैक्टीरिया में होता है, हम में नहीं होता है. ये फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इन्वेडिंग बैक्टीरिया रिलीज करते हैं, एक इंपॉर्टेंट कीमोटैक्टिक फैक्टर है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर योर सपोर्ट. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी.